अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है? हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? मिड वीक में जब वर्किंग वीक स्टार्ट होता है ना, आप सबकी बात कर रहे हैं, हम तो यहीं पे थे। सो आई एम श्योर आपको दिक्कत हो रही होगी, थोड़ी परेशानी हो रही होगी। ईद की फेस्टिविटी अब खत्म हो गई होगी, होती है नेचुरली, क्योंकि आपका रूटीन आउट हुआ हुआ होता है। 3 दिन तो ईद की छुट्टियां थी, बट लेकिन उसमें अच्छा ये होता है, द गुड पार्ट ऑफ इट इज जब इस तरह होता है ना कि हफ्ते के 3 दिन पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ईद होगी तो पूरे मुल्क की छुट्टी, उसके बाद सिर्फ 2 दिन के लिए काम करना होता है और फिर आपका वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, या फिर चले 3 दिन अगर आपका 3 दिन के लिए काम करना है, फिर इतवार की छुट्टी आई जाएगी। हफ्ता गुजर जाता है और पूरे हफ्ते में आपने काम भी नहीं किया होता, तो उसकी एटलीस्ट वो जो एहसास होता है ना, वो इट्स ओके। हाँ, मतलब बट तो होना ही है। मार्केटें आज खुलेंगी, कारोबारी अफराद तो उनके लिए तो जाहिर है छुट्टी जब होती है तो नुकसान ही हो रहा होता है। सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन देयर शॉप्स एंड मार्केट्स एंड एवरीथिंग। एट द सेम टाइम देखिए, ईद की मुबारकबादें तो होती रहती हैं, ईदें इंशाल्लाह आती रहती हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईदें इसी तरह जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करने की तौफीक दे। लेकिन हज जो होता है ना, ये ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आज से आज़मीन हज की, पाकिस्तानी आज़मीन हज की वापसी का सिलसिला शुरू हो रहा है। सो हमें इन द प्रीवियस डेज मौका नहीं मिला हज मुबारक कहने का उन तमाम लोगों को जिनका ये फरीज़ा मुकम्मल हो गया है और होता भी इन्हीं दिनों में है। सो हज मुबारक टू एवरीबडी जिन्होंने हज किया है, और ख़ास तौर पे क्योंकि ये हज जो था, वैसे तो पिछले कुछ सालों से गर्मी के बारे में हमें पता ही है, लेकिन इस बार जो बताया जा रहा था कि गर्मी कोई अखीर किस्म की 51.6 डिग्रीज तक कल रिपोर्ट हो रहा था। एंड हीट वेव में लोग शहीद भी हुए हैं, लोगों की जान भी गई है, कुछ पाकिस्तानी भी हैं, बहुत से वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं जो इस मरतबा हज परफॉर्म करने गई हुई हैं। कुछ के तो वीलॉग्स भी चल रहे हैं साथ साथ। वो तो आपको पता है ना, वो एक एंड यू नो व्हाट, पहले हमें अजीब लगता था कि लोग अपनी वीडियो कैमरास और सब कुछ ऑन किया हुआ है, बट एक्चुअली जो नहीं जा सकते उनके लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, बिकॉज यू एक्चुअली यू गेट टू सी इट, यू गेट टू एक्सपीरियंस द होल थिंग। क्योंकि और अगर इफ यू वांट टू यू नो गो नेक्स्ट ईयर मे बी उसके आगे कहीं, तो आप हो सकता है कोई बात आप पिक कर लें किसी के कोई तजर्बे से या एक्सपीरियंस से। इट इज ओके, आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो इट्स नॉट सो बैड, इट्स ऑलराइट। सो आज से आज़मीन हज की वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, उसके बारे में भी जियो न्यूज़ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। मीनवाइल हमने ईद पे कल भी बात की थी, पाकिस्तान का जो सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ है वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान क्रिकेट का पाकिस्तान का सफ़र वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें बड़ी उम्मीदें थी हमें, जिसका बड़ा धूम धड़के के साथ गाना भी रिलीज हुआ था, जिसमें अली, वैसे वो तो मेरा ख्याल है मुश्किल से कोई 15 दफा सुना गया होगा। कौन सा वाला? अली अज़मत आरिफ लोहार वाला, बड़ा अच्छा गाना था वो। अच्छा था, लेकिन उन्हीं ने सुना होगा। साडी बारी अब दोबारा से हारने की थी, क्योंकि अभी एक और वर्ल्ड कप हम हार के निकले थे और अब ये दूसरा भी वर्ल्ड कप हमने हार के मेरा इस बारे में कुछ एक ओपिनियन है, विच माइट बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट आई एम एक्चुअली, जो परफॉर्मेंस चल रही थी ना मैच क्रिकेट की, हमारी टीम की, आई एम वेरी रिलीव्ड दैट दे आर बैक एंड दे डिड नॉट गो, बिकॉज़ सी अ कंपटीशन कहीं भी हो रहा हो, किसी स्पोर्ट में हो रहा हो, किसी चीज़ में हो रहा हो, इट इज़ अबाउट द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। हमारी नहीं थी, व्हाई शुड वी हैव यू नो स्टक अराउंड देयर, और दुआएं चल रही हैं, ये वो उम्मीद, वेरी नाइस, बट फिर इतने मैचेस में देख ही लिया ना कि हु डिजर्व्स टू बी देयर एंड हु डजंट, सो इट्स ऑलराइट। और वो टेंशन हम जब इंग्रेडिएंट वही डाल रहे हैं तो हम एक डिफरेंट आउटकम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम मतलब गन्ने डाल रहे हैं मशीन में और हम आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें तो मैंगो मिल्क शेक निकलेगा। जी बड़ा अच्छा बहुत ही स्टूपिड है, लेकिन गर्मी की मुनासिबत से है, ठीक है? मतलब तरबूज भी कह सकते थे आप। इन एनी केस T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला जो है वो शुरू हुआ है, और कल पहले मैच पे किसका कंपटीशन था? साउथ अफ्रीका और अमेरिका का, और साउथ अफ्रीका एक्चुअली वन, और वही मैच है जिसमें इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान को खेलना था, लेकिन हम तो क्वालिफाई ही ना कर पाए, एंड व्हाई नॉट, बिकॉज कल जो क्रिकेट चल रही थी ना साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, वो ही खेले तो बेहतर। अच्छा, पता है क्या, ये अमेरिका वाले मैच और सारी पर्टिकुलरली एसोसिएट टीम्स की जब बात कर रहे थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही हमारी तो बातें शुरू हो गई थी, तज्जिए तबसरे, और सब यही कह रहे थे कि भाई इन टीमों से तो जीतना ही है, इन टीमों से तो जीतेंगे, क्योंकि यही टीमें हैं जिनसे हारे हुए मैच आपके गले पड़ते हैं और आप आगे नहीं जा पाते, और एग्जैक्टली वही हुआ।
अच्छा, यही चीज़ थी जिससे हम अब आगे होपफुली चले गए हैं एंड थैंक गॉड। ये टेंशन जो है ये हमारे साथ बंद ही नहीं रही। यू नो ये टेंशन ठीक है, आप कह रही हैं जी वक्ती रिलीफ मिल गया, वो हम वर्ल्ड कप में आगे नहीं खेल रहे, बट इट रियली हर्ट्स फॉर एन आर्डेंट क्रिकेट फैन। एक सेकंड, ये हम बड़े दिलेर हैं और वी वुड हैव बीन रेडी, लेकिन टीम के हालात देखो, क्यों ले उनके साथ ये पंगा या ये टेंशन। अच्छा जी, हमारे कप्तान किंग बाबर आजम का क्या कहना है, ये जरा सुन लें। जिस तरह एज अ टीम जो है वो नहीं खेले, ये किसी एक बंदे की वजह से, मैंने आपको बोला कि किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारे, एज अ टीम हम हारे। ये नहीं कि सिर्फ एक बंदे के, आप जिस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कप्तान की वजह से। अब मैं हर एक जगह के बंदे की जगह जाके नहीं खेल सकता। 11 प्लेयर्स हैं, उनका हर एक का रोल है और इसलिए वो यहाँ पे आए हैं वर्ल्ड कप खेलने। तो वो मेरे ख्याल से हम एज अ टीम जो है वो जो चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाए, फॉलो नहीं कर पाए, फिनिश नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें हमें बैठ के सेटल डाउन करनी पड़ेंगी और एक्सेप्ट करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ एज अ टीम हम अच्छा नहीं खेले। और जहाँ तक रही कप्तानी की, देखें पहले जब मैंने छोड़ी थी तो मैंने अपनी मुझे लगा कि अब नहीं करनी चाहिए, तो मैंने छोड़ दी और मैंने खुद अनाउंस किया था। वापस जब दिया, ये पीसीबी का फ़ैसला उन्होंने दिए और अभी भी जब जाएंगे तो ये मैं जितनी भी यहाँ पे हमारी हुई है उस पर बैठ कर डिस्कशन करेंगे और ये फ़ैसला बाद में अगर जब छोड़नी होगी तो वो मैं ऐसे खुलेआम ही बताऊँगा। ये नहीं कि मैं पीछे बैठ के कोई अनाउंस करूँगा, जो भी होगा सामने होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर मैंने कुछ सोचा नहीं है, जो फ़ैसला वो पीसीबी का। अच्छा, ये बात बाय द वे ऐसी गलत भी नहीं है और सुनने में यही आ रहा है कि इस बार मलबा जो है, और किस तरह बाबर आजम भी बता रहे थे, मतलब बहुत सी चीज़ें इनटू प्ले होती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान टीम की बात नहीं हो रही, इसमें मैनेजमेंट को भी आप डाल दें, सिलेक्टर्स को भी डाल दें। सो लेट्स सी कि ये अब जब वापस आ जाएंगे और इस पर जो डिस्कशन होगी तो बात कहाँ तक जाती है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द प्लेयर्स। अच्छा जी, बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, सबने देख लिया। वो कह रहे हैं जी हम एज अ टीम हारे हैं, सिर्फ कप्तान को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, सबको कलेक्टिव ज़िम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन ज़ाहिर है कप्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, इनफैक्ट किसको टीम में रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको ड्रॉप करना है, किसको नहीं करना है। सो कप्तान पे ज़रा जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, जो भी कह लिया जाए। ठीक है, ऑब्वियसली वो फेस जो होता है, सिकंदर बख्श भी हमारे साथ हैं, या हुसैनी भी हमारे साथ हैं, या आप पहले तो आप बता दें, बिकॉज टीम जो है वो वहाँ से अब रवाना भी होगी और ऑलमोस्ट कुछ लोग मेरा ख्याल है पहुंच भी गए हैं वापस। पता नहीं, कहीं बाज इंग्लैंड जा रहे थे, बाज वहीं पे थे। अभी एक मूड और सेंस का तो पहले आप एस्टैब्लिश कर दें। या किधर हैं सारे ये? देखिए, बात दरअसल ये हुमा और अब्दुल्ला के यहाँ पर अमेरिका में लोग बड़े हैरान हैं और लोग बड़ा सवाल कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान टीम इधर वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई थी या अपनी फैमिलियों को घुमाने के लिए आई थी। वर्ल्ड कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, हमारी तैयारी क्या थी इस टूर्नामेंट में वो आपके सामने है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हमारे कप्तान अभी भी अमेरिका में मौजूद हैं और हमारे बेशतर खिलाड़ी जो हैं वो अमेरिका में रुक गए हैं। हमारे बेशतर खिलाड़ी जो हैं अब इंग्लैंड के लिए सफ़र कर रहे हैं। और चले ठीक है, ईद थी और ईद जो है वो अपने अख्ताम को पहुंची है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी जो है वो कदाफी स्टेडियम लाहौर का हर रोज दौरा कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वहाँ पर तामीराती काम जारी है। बट दूसरी तरफ अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान है केन विलियमसन। उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है कप्तानी से। उन्होंने कहा है कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा, नए खिलाड़ियों को आप मौका दीजिए। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है हुमा और अब्दुल्ला कि पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि एक जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग जो है अब सोशल मीडिया पर चल रही है। एक जो है कंपनी बाबर आजम को बचाने के लिए अपनी पूरी तवानाई सर्व कर रही है। बात बाबर आजम की नहीं है, बात किसी खिलाड़ी की नहीं है। इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैंने बाबर आजम से सवाल किया था कि जी आप 3 PSL हार चुके हैं, आप 3 वर्ल्ड T20 हार चुके हैं, आप एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप हार चुके हैं, आप एक 50 ओवर का एशिया कप हार चुके हैं, आप एक 20 ओवर का एशिया कप हार चुके हैं, आप ICC टेस्ट चैंपियनशिप हार चुके हैं। तो ये खिलाड़ी पिछले 4 साल से खेल रहे हैं, आप डिलीवर नहीं कर पाए हैं, आप क्या कप्तानी छोड़ देंगे? तो उन्होंने मुझे बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिया कि
बिल्कुल अगर बोर्ड चाहेगा तो मैं कप्तानी मतलब मैं खुद नहीं छोड़ूंगा, बोर्ड चाहेगा तो मैं छोड़ दूंगा। मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है उनको यहाँ तक पहुँचाया भी गया और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी थी, वो एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, हैं, उनके अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स भी हैं, लेकिन you know, ये बड़ी साइंस है नाउ टू प्रोजेक्ट समबडी एज अ सेवियर या उसका इमेज इतना लार्जर देन लाइफ बना देना, और इस साइंस के पीछे पूरी पूरी कंपनियां काम कर रही होती हैं। आपके पास क्या इंसाइट है याह्या, ये जो हम सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं, ये बाकायदा PR फर्म्स हायर की गई होती हैं इन खिलाड़ियों की तरफ से जो इनके हक में ट्वीट्स करती हैं या मीम्स शेयर करती हैं या कोट्स बनाती हैं या इनके वीडियोस निकाल के प्रोजेक्ट करती हैं? बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला, और एक टाइम पर जब हम ये बात करते थे तो लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। प्रोपेगेंडे की बात की जाती थी, एजेंडे की बात की जाती थी। मैं कोई बहस में नहीं जाना चाहता। मैं कुछ किसी को कहने से मुनासिब ये समझता हूँ कि आप ये परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है और यहाँ पर उसको खेलना चाहिए जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। यहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए कि जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करे। लेकिन एक परफॉर्मेंस आप टीम में दे रहे हैं और दूसरी परफॉर्मेंस जो है आप सोशल मीडिया के जरिए जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बहुत कुछ हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट को परफॉर्मेंस की जरूरत है। अच्छा, आपने परफॉर्मेंस की बात की है और नेचुरली एक्सपेक्टेशन भी सारों की यही है, कोई भी जो जीतेगा वर्ल्ड कप वो बेस्ट परफॉर्मिंग टीम होगा। हम आउट हुए हैं, हमारी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट किसी की भी खास नहीं रही और कंसिस्टेंटली बैड रही है पिछले कुछ दिनों में। पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में सिकंदर हमने देखा है। तो इसका इलाज क्या है? पूरी टीम आउट हो जाए और नई टीम आए, क्योंकि जब परफॉर्मेंस पे अगर हम किसी की एबिलिटी को बेस कर रहे हैं, मतलब आयरलैंड के खिलाफ भी मैच सामने ही है, उसी में आपको नजर नोबडी परफॉर्म्ड। ये सारों को एक साथ कैसे कुछ हो सकता है? तो इसका इलाज क्या है? सारे आउट एंड न्यू टीम इन। जिसे को देखो बाबर अब्दुल्ला ने ना बड़ी अच्छी मिसाल दी थी शुरू के अंदर कि आप गन्ना डालेंगे और आप इंतजार करेंगे कि इससे मैंगो जूस निकलेगा, तो कभी नहीं होगा। मैं बल्कि ये कहूँगा कि आपने गन्ने जो है ना पुराने ऐसे गन्ने रखे थे जिसमें जूस ही नहीं था, ठीक है। जो गन्ने हमने रिटायर करके फेंक दिए थे और उन गन्नों को हम वापस लेकर आए और उनको उनमें से जूस निकालने की कोशिश की थी, और वो भी हाथ से। आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो सवाल हम गन्नों पे करेंगे या गन्नों को जिन्होंने काश्त करके वापस लेके आए हैं, मतलब who are we questioning them? काश्त तो again स्टोर में से उठा के लाए। हाँ, लेकिन ये हम फिर क्वेश्चन किसी को who is answerable to for all this fiasco? Right. आप जो कह रही ना काश करेंगे, तो एक्चुअली आपने अपने पूरे क्रिकेट के सिस्टम को दोबारा रिवैम्प करना या रिविजिट करना है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, मेरे साथ कई और भी पाकिस्तानी बड़े क्रिकेटर्स इस बात को कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर करना है, उसके बाद उसमें से गन्ना पैदा होगा जिसका आप जूस निकालेंगे। राइट, अभी आप पूरी टीम को नहीं बदलते। मैं तो हैरान हूँ बाबर आजम के ऊपर कि वो तो ऐसे कह रहे हैं कि जी मेरी तो गलती नहीं है। जो आपके कोच ने बातें की हैं, जो उसने गैरी कर्स्टन ने कि ये यूनिटी नहीं है, एक लड़के से दोस्ती नहीं है, ये आपस में लड़े हुए रहते हैं या एक दूसरे की मदद नहीं करते, इनको तो खेलना भी नहीं आता, इनको तो ये नहीं पता कि कौन सा शॉट कब मारते हैं, इनकी फिटनेस नहीं है। तो ये बातें वो कह रहे हैं मैंने नहीं कही, मगर वो लीक हो गई। वो कैसे लीक हुई? ड्रेसिंग रूम से हुई। ड्रेसिंग रूम से लीक होने का मकसद है कि वहाँ पर जो है इन्फॉर्मर्स बैठे होते हैं जिनके ये हमारे रिपोर्टर्स जाके इंटरव्यू लेते हैं उनके खास घर पे जाकर, और फिर उनके साथ उनकी दोस्तियाँ हो जाती हैं और वो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बदले में वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये बातें बाहर निकलनी नहीं चाहिए थी, और जब ये बातें सारी हो गई कि यूनिटी फला ढिमकाना नहीं है, तो दैट्स द कैप्टन्स फॉल्ट। कैप्टन इज द मैन जो पूरी शिप को लेके चलता है और वो तैयार रहता है और वो लड़कों को एक करके रखता है। अगर वो फेल हो गए इस बात पे, या तो वो कह दें कि गैरी कर्स्टन ने ये बात नहीं कही, अगर उसने कही है तो देन 200% ये कैप्टन का फॉल्ट हो गया कि उसने टीम को यूनाइट करके नहीं रखा। तो उसको यही नहीं पता था कि कौन सा लड़का, देखे ना वो इबरार तो सरप्राइज पैकेज वैसे ही घर आ गया, और अब वो कराची के अंदर उसको बंद करके रख दिया जाएगा कि कोई उसको ना देखे, वो सरप्राइज है, पता नहीं कब खुलेगा। तो ये सब कुछ वैसे बड़ा ट्रेजेडी, मतलब उसे एक मैच नहीं खिलाया यार इन्होंने। ये इस बात का जवाब
पता नहीं कौन ये किसी के पास है भी, व्हाट सेंस डज इट मेक? और सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं, इंग्लैंड के टूर में भी नहीं खिलाया, यानी उसको खिलाया ही नहीं। आप पूछिए, देखें हमारे रिपोर्टर्स को वहां पे पूछना चाहिए था ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी आप इब्रार को ले गए थे, क्या हुआ, क्या वो अनफिट था या वो इस काबिल नहीं था? अगर काबिल नहीं था तो उसको लेकर क्यों गए थे? अगर लेकर गए थे तो उसको एक मैच भी आपने नहीं खिलाया। आपके 12-13 मैच हुए, उससे पहले 5। अब तो जब निकल गए थे और रस्मी कार्रवाई थी उसमें तो खिला लेते, मतलब नाम ही डालना था उसमें तो फिट कर ही लेते सारों को। तो देखिए वो जो अभी बात हो रही थी ना एजेंट्स की के जो प्रमोट करते हैं, उसकी जो बेसिक वजह जो याया बता रहे थे वो ये है कि जब आप पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट या उसके कप्तान होते हैं, तो आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं। जब ज्यादा पैसे मिलते हैं तो एजेंट को कमीशन भी ज्यादा मिलता है। ये सारा खेल ये है। आप एक जमाने में एक हमारे ऑलराउंडर थे, जब रिटायर हो गए हैं तो वो रिटायर ही नहीं हो रहे थे, बल्कि अभी भी वो रिटायर नहीं हुए, इसलिए कि वो ये जब लीग्स खेलने जाते हैं तो भाई मैं तो पाकिस्तान से खेलता हूं तो वो उनको 100 रुपए मिलते हैं, अगर वो नहीं खेल रहे तो 50 रुपए मिलेंगे या 60 रुपए मिलेंगे। तो ये बड़ा फर्क होता है जिसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर इनको प्रमोट किया जाता है। तो और दूसरा सवाल जो याया ने किया वो बहुत ही सही था, और मैं क्रिकेट बोर्ड को बोलूंगा कि जब वर्ल्ड कप जैसी कैंपेन्स होती हैं या एशिया कप होता है, जब चैंपियंस ट्रॉफी होती है, तो उसमें फैमिलीज को नहीं अलाउ करना चाहिए। मेरे दोस्त ने वर्ल्ड ट्रेंड क्या है, मतलब दुनिया की, हमने इंडियन खिलाड़ियों के साथ भी उनकी फैमिलीज देखी हैं, हाउ डज इट वर्क? या जरा ये हमें समझा दें, बिकॉज हम तनकीद नहीं करना चाहते, हम देख रहे हैं इनकी फैमिलीज साथ हैं। अब क्या बाकी टीमों की भी फैमिलीज या फैमिलीज ना सही उनके स्पाउसेस उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं? और फहारिस वाले वाक़े में ही हमें तो ज़ाहिर पता लगा, वो जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था जिसमें उनकी अहलियां उनके साथ थीं। देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि बिल्कुल टीमों के साथ उनकी फैमिली ट्रैवल करती है, लेकिन पूरे टूर के लिए फैमिली ट्रैवल करती है। 1-2 के लिए फैमिली ट्रैवल करती है टीम के साथ। और दूसरी जो सिकंदर बख्त अभी बात कर रहे थे कि गैरी कर्स्टन ने ये बात की है या नहीं की है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ही इज प्रोफेशनल। और अगर वो प्रोफेशनल हैं, अगर ड्रेसिंग रूम में उन्होंने ये बात की है, पहले तो उन्होंने ये बात की नहीं, मेरी एक खिलाड़ी के साथ बात हुई और उसने कहा कि यार इतनी इंग्लिश तो हमें भी आती है कि गैरी कर्स्टन क्या बात कर रहा था क्या बात नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया के मैच से पहले वो आए थे और मैं बड़ा हैरान था कि इंडिया के मैच से पहले वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, पूरा 24 करोड़ अवाम जो है इधर इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर जो है वो आंखें लगाए बैठी थी। और गैरी कर्स्टन इतने नॉर्मल थे, वो पाकिस्तानी सहाफियों के सवालों के जवाब ऐसे दे रहे थे कि जैसे कोई बच्चा सवाल कर रहा है, और इंडियन सहाफियों के साथ वो जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे। और उन्होंने एक बात बोली कि मैं तो 13 दिन का कोच है, 13 दिन का कोच क्या कर देगा। फिर उनसे एक सवाल किया गया कि भाई इंडिया की टीम जो है वो 4था मैच खेल रही है न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान आज तक मैच तो खेलना दूर की बात है, ग्राउंड भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा तो इस एडवांटेज से क्या होता है। तो अजीब व गरीब वो अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। मतलब ये उन्होंने पहले नहीं सोचा था या कि उनसे ये सवाल किया जा सकता है, ये समझ नहीं आई कि इतने दिनों का कोच तो। और फिर सवाल तो इधर भी यही उठ जाता है ना कि रखा क्यों था फिर उनको। What options did we have at the same time? ये भी तो एक सवाल है। फिर कितने लोग के तो नाम आ रहे थे कोचिंग के लिए, आधे के मटेरियलाइज नहीं होते थे। जी जी आया। अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी बात की है प्रोग्राम की शुरुआत में कि आप गन्ने की मशीन में डाल गन्ना रहे और आप चाह रहे हैं कि आम का जूस निकले। तो बात दरअसल ये है कि गौतम गंभीर जो कि इंडिया की टीम की कोचिंग के इस वक्त मोस्ट जो है वो पावरफुल कैंडिडेट है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी पीसीबी उसको कोचिंग के लिए मधु करता है जिसमें से जूस निकल जाता है। आप देख लीजिए गैरी कर्स्टन को देख लीजिए कि गैरी कर्स्टन आए हैं, पूरी दुनिया घूम चुके हैं वो, और अब वो पाकिस्तान टीम के कोच बने हैं। और अगर उन्होंने ये बात की है तो उनको तो कंटिन्यू करना ही नहीं चाहिए। अगर उन्होंने इस तरह की बात की है कि टीम में यूनिटी, टीम के खिलाड़ियों में यकजहती नहीं है, तो भाई आप क्या करने के लिए आए? आप बातें करने के लिए आए या रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए? आपको पता है कि जब हम गैर मुल्की कोच की तलाश जारी थी, मतलब कितने ही लोगों के नाम इससे पहले आते थे, कोई किधर बिजी होता था, कोई किधर बिजी होता था, मटेरियलाइज नहीं हो पाती थी चीज़ें। क्या हम अपने एक टिपिकल माइंडसेट से बाहर निकलकर कुछ और ऑप्शंस देखें, अनकन्वेंशनल लोग सोचें? नहीं, एक सवाल ये है, पीएसएल की किसी टीम का मॉडल उठा के देख लें कि कौन कौन खेल रहा है। तो हर टीम को जरूरत होती है, लेकिन हम इतना एग्रेसिवली क्या देख रहे होते हैं जब प्रॉब्लम्स आर विद इन अस? कोई यूनिटी, कोई यकजहती है नहीं, तो हर चीज एक कोच ढूंढ रहे हैं, वो आके जैसे कोई जादू करेगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। वी रियली नीड टू, हमें खुद ठीक करने की जरूरत है। और जब हम कोच ढूंढ रहे होते हैं वहां, तब हमें कोच नहीं मिलता।
ये भी होता है। देखिए, नियत पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 122 रन 4 मैचों में बाबर आजम ने किए, 110 रन मोहम्मद रिजवान ने 4 मैचों में किए, 7 खिलाड़ियों को मोहम्मद ने आउट किया, 7 विकेटें हारिस रऊफ ने हासिल की। आपकी टीम की यूनिटी क्या है, आपकी टीम की जो सोच थी वो क्या थी इस वर्ल्ड कप में, वो आपको नजर आ गई। अब्बास आफरीदी निकलकर चौका मार रहे हैं, बाबर आजम 4 डॉट बॉलें खेल रहे हैं। आप आयरलैंड के खिलाफ मैच ऐसे जीते जैसे कि आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने मौजूद हैं, कोई किसी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं है। बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान थे, उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए है। लेकिन भाई 4 साल रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, शादाब आपने खिला लिया ना इनको, कोई टूर्नामेंट नहीं जीते। अब आप इनको बैठाइए, अब आप दूसरों को मौका दीजिए और इतना ही मौका दीजिए, छोटे के खिलाफ भी खिलाड़िए, बड़े के खिलाफ भी खिलाइए, बड़े टूर्नामेंट में भी खिलाइए, उनको भी एक्सपोजर दीजिए। Got it. Thank you. ये डिस्कशन जी सिकंदर। अच्छा सिकंदर, फाइनल थॉट्स। हमारी जो रेपुटेशन ऐसी बन गई है इस मुल्क की कि हम हर 6 महीने बाद एक चेयरमैन बदल देते हैं, तो कोई कोच आने को भी तैयार नहीं होता। अच्छे जो कोचेस भी होंगे वो डरते हैं, उनको अपना फ्यूचर का पता नहीं लगता कि भैया कल हमें हटा दिया जाए। तो ये एक सबसे बड़ी चीज तो ये है कि क्रिकेट बोर्ड को एक जगह मतलब एक कोई टाइम तो दिया जाए। अब अगर नकवी साहब आए तो 1-2 साल दें और फिर उनसे सवाल किया जाए कि आपने क्या किया। अब नकवी साहब तो एक कोच अपॉइंट करते हैं, अगला आके दूसरा अपॉइंट कर देता है, जैसे पिछले ज़का अशरफ ने किया, फिर इन्होंने किया, फिर बीच के अंदर सेठी साहब भी थे, तो कोच का समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से कोच नहीं आते। जो याया ने बात की है मैं उसको सेकंड करता हूँ कि सारे लड़कों ने 4-6 साल पाकिस्तान के लिए खेलकर पूरी कोशिश करके सब कुछ करके ये फेल हो गए। इनको खुद ही जो है ना छोड़ देना चाहिए। बाबर को तो खैर छोड़ना ही छोड़ना है, मगर इन लड़कों को भी छोड़ना है। एंड देन वी हैव टू लुक इनटू द डोमेस्टिक क्रिकेट और उसको बनाना है। वो तो हम भूल जाएंगे, उसके बाद छोड़ेगा कोई ओहदा। सिकंदर, that's all the time we have. सिकंदर and Yahya, thank you for being with. ये वो डिस्कशन है जो कि बहुत आगे जा सकती है, but the bottom line is everything needs to be changed. So अगले घंटे में टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमें ज्वाइन करेंगे। आपको बताइए उनके तो बड़े इंटरेस्टिंग तज्जिए चल रहे हैं, आप लोग बड़ा महसूस हो रहे हैं उनकी बातों से। सॉरी, ये जो अभी छोटी सी एक बात हुई थी ना कि जी पूरी फैमिलीज चली जाती हैं और फिर शॉपिंग अपना वेकेशन ट्रिप बन रहा होता है। जब आप जीत रहे हो ना, फिर अपना पूरा खानदान लेके चले जाएं। अच्छा, ऐसा ही लग रहा होता है, वो कहते हैं हाँ जी, सब कुछ ठीक लगता है। किसी ने आज तक इंडिया से पूछा है कि उनके सारे पूरी खानदान, पूरी फैमिलियाँ, स्पेशल होटल्स, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग नोबडी विल रेज अ फिंगर एट यू और आस्क यू क्वेश्चंस। जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप लिटरली किसी एसेंशियल स्टाफ को भी साथ लेके गए होंगे ना, तो उस पर भी उंगलियाँ उठेंगी। सो आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आप आगे ज़िंदगी में क्या करेंगे। आपने फादर्स डे पे डोंकी किंग की एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट तो देख ली होगी। ईद से पहले भी हमने आपको बताया था ना कि डोंकी किंग इस फादर डे पर बड़ा ख़ास ऐलान करने वाला है। वो ऐलान हो गया और जियो न्यूज़ के बाकायदा स्टूडियो में आके डोंकी किंग साहब ने वो ऐलान किया। क्या ऐलान था? सब बोले बाप रे बाप। रियली? जी सब बोले थे, चले पहले देख तो ले। अरे बाप रे बाप। नहीं अभी नहीं करना, ये तो लोग करेंगे टीजर देखने के बाद। बाप रे बाप। अच्छा हाँ ना, तो चलाओ ना, देखते हैं क्या है इस नए टीजर में। ये बटन दबाओ। दबा दिया। मेरे डैडी मेरी लाइफ है, वो मेरे पापा भी हैं और मामा भी, वो प्रोफेसर भी हैं और कराटे मास्टर भी। वो बुराई से लड़ते हैं और किसी से नहीं डरते। तेरा डैडी क्या सुपर हीरो है? एक्चुअली यू आर राइट, माई डैडी इज माई सुपर हीरो। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है।
ओ मेरे डैडी सुपर हीरो है, मेरे डैडी सुपर हीरो है। ओए डिंग डंग डिंग डंग डिंग 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 डिंग। ओ मेरे रिलैक्स मंगू रिलैक्स, अभी ना फिल्म आने में पूरा साल बाकी है। हैं? जी साल बाकी है जी। फिर तो ये मैं टीजर पूरा साल YouTube पे देखूंगा। मेरी तरफ से सबको हैप्पी फादर्स डे। मेरा YouTube खोलो। We love Pangu. My Daddy, My सुपर हीरो की तैयारी जारी है। इसमें जो सुपर हीरो डैडी होंगे वो किरदार निभाएंगे फहद मुस्तफ़ा एंड मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू जॉन रैम्बो। मतलब वो जिस तरह इमोट करते हैं डोंकी किंग को, उनकी जिंदगी का एक वो किरदार था जिसमें वो जॉन रैम्बो बने थे, रैम्बो माइनेज में रैम्बो, और एक ये किरदार एनीवे ये जो अभी अब जो नई चीज आएगी वो उसमें बाय द वे 1 साल लग जाएगा। अभी तो बस देखते जाएं कि क्या हो रहा है। अच्छा, कल परसों से जब हम ईद के शोज़ कर रहे थे हम आपको वॉर्न भी कर रहे थे, याद भी दिला रहे थे कि अपना ही पेट समझ के खाएं, बीमारियां बड़ी हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे जो जैसी कुर्बानी होती है कलेजी पे जो हल्ला बोला जाता है तो इट टेक्स अ टोल ऑन द बॉडी, और ऐसा ही हुआ। एहतियात करनी चाहिए ना, बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैंने इन्हीं 3 दिनों में बहुत ही कम खाना खाया है। हाँ, क्योंकि आप मसरूफ़ भी होते हैं और आप गोश्त देख देख के ज़रा थोड़े से उकता भी जाते हैं, और आप जब खुद खड़े होके बनवा रहे हैं और कटवा रहे हो तो आपका ज़रा जी उस तरह से नहीं चाह रहा होता। लेकिन बहुत से लोगों का एवरीबडी इज़ डिफरेंट चाहता भी है। सो बेहतियाती से लोग बीमार पड़े और हैज़ा और दीगर अमराज, बेसिकली पेट के अमराज ने सैकड़ों मरीज़ों को अस्पताल पहुंचा दिया है। ईद के दिनों में भी हम ये दोहराते रहे थे कि गोश्त तो होगा लेकिन सारा खा लिया जाए एक ही वक्त में। हमें सब कुछ खाना ज़रूरी भी नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे इधर, लेकिन ऐसा ही हुआ। और सैकड़ों लोग जो हैं ख़ासतौर पे पंजाब में अस्पताल का रुख किया और उन्होंने। हम तंबीह भी कर चुके थे। हाँ, और हमने भी है डॉक्टर्स ऑन द शो एज वेल जिन्होंने एक वार्न भी किया और बताया भी कि किस तरह बैलेंस किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल है उसके जो मेन ओरिजिन है वो एनिमल से आता है, और एनिमल में जो ऑर्गन मीट है, दिल, गुर्दे, कलेजी, मगज़, नलियाँ, ये रिच सोर्स है। तो इसको नहीं लेना चाहिए, आम लोगों को भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। यानी कि दिल, गुर्दे, कलेजी, मगज़ एक्चुअली ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ाने में जी बिल्कुल किरदार अदा करते हैं एज़ कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मीट। इमीडिएट इश्यूज होते हैं वो पेट से रिलेटेड होते हैं कि आपने जो है क्वांटिटी और क्वालिटी और कितना स्पाइस और कितना आपने फैट लिया है, ज़्यादा इमीडिएट फैट से रिलेटेड होते हैं। आप पोर्शन साइजेस को अपने देखें, 1 सर्विंग में अगर आप 3 दफ़ा भी अगर आप ईद पे मीट लेना चाह रहे हैं तो 90 to 100 ग्राम ऑफ मीट होना चाहिए आपको, तो ये 1 पाम साइज़ के हिसाब से होगा, राइट। दूसरी बात हमें ये करना है, उसके साथ उससे आपका पेट नहीं भर रहा, आप उसके साथ वेजिटेबल की सर्विंग ले लें, उसके साथ आप मीठे का जो अगर जिक्र करें तो मीठा अगर लें तो नॉन स्वीटनर्स जो होते हैं जो आप वो डाल के बनाएं मीठा। अच्छा, ये देखा कितनी हमने वार्निंग्स दी, लेकिन ऑब्वियसली हुआ यही जो होना है कि लोगों ने इतना गोश्त खाया कि फ्रूट और सलाद और ऐसी चीज़ों की कोई जगह ही नहीं बची। शवाला असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। शवाला, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। अब बताइएगा कितने मरीज रिपोर्टेडली एडमिट हुए बिकॉज ऑफ गैस्ट्रो एंड अदर स्टमक रिलेटेड इश्यूज? जी बिल्कुल, देखें ईद की छुट्टियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जो ईद की दावतें हैं, बारबेक्यू पार्टीज़ हैं, वो अभी तक जारी हैं। और इस सिलसिले में आपको बताऊं कि जो हैज़े के जो केसेस हैं वो जो सरकारी अस्पतालों में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम खुसूसन सिर्फ सिविल अस्पताल की बात करें तो पहले दिन 250 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि दूसरे दिन 200 केसेस। और सिमिलर कंडीशन इसी तरह की जिना अस्पताल में भी रही, अब्बासी शहीद अस्पताल में भी ऐसी रही। और ये आपको बताएं कि 50% से ज़ायद जो यानी कि इजाफा है वो केसेस में देखा जा रहा है। और उमूमन यही वजह है कि जो हैज़ा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इन्फेक्शन है वो होता है। जो इसके लीडिंग कॉजेज़ हैं वो यही हैं कि जो आलूदा पानी में अगर ग़िज़ा तैयार की गई हो, या फिर अगर क्योंकि ज़ाहिर है बकरा ईद है तो अगर कि गोश्त पक्का सही ना हो, अगर गोश्त है वो सही तरीके से पका हुआ ना हो, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कॉजेज़ हैं कि वो गैस्ट्रो के जो इश्यूज़ हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और देखा है कि ये जो बकरीद है खुसूसन लोग इसमें ये करते हैं कि दिन में भी खा रहे हैं बीफ, शाम में भी खा रहे हैं, रात में भी उसका इंटेक कर रहे हैं। तो एतदाल पसंदी के साथ जो है वो खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। बिकॉज हमने ये देखा कि पहले दिन भी जो गर्मी की शिद्दत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी कराची में, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लिहाजा एक और चीज़ आपको मैं ये बताऊँ कि अब्दुल्ला, ये जो चटनी
चटनियाँ और ये जो केचप वगैरह इसका इस्तेमाल भी क्योंकि हम करते हैं, इसमें भी चूँकि जो है वो एक केमिकल्स होते हैं तो इनको सर्टेन टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इनको रखना पड़ता है सर्टेन टेम्परेचर तक। अगर वो भी इनको ना मिले तो ये भी हैज़े के कॉज में शामिल हो जाता है कि इससे भी हैज़ा जो है वो हो जाता है। लिहाजा ये तमाम तर कॉजेज़ हैं। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही शौकीन होते हैं और बकरीद में ख़ुसूसन हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। तो डॉक्टर्स फिर अच्छा, इसमें कुछ सिवियर केसेस भी आए हैं जिनको एडमिट ही करना पड़ गया, या ज़्यादातर लोग आए, मेडिकल असिस्टेंस उन्हें दी गई और उसके बाद वो चले गए घर वापस? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब जो पेशेंट्स आते हैं उनको वैसे तो इनिशियल ट्रीटमेंट देकर रवाना कर दिया जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा गैस्ट्रो में एक इशू ये होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर से। लिहाजा जब वो बहुत ज़्यादा सिवियरिटी पे पहुंच जाती है तो फिर उन पेशेंट्स को जो है वो एडमिट करना पड़ जाता है, क्योंकि नमकियात की कमी होती है तो वो फिर ड्रिप्स वगैरह से भी अगर वो जो चीज़ें हैं जो हैंडल नहीं हो रही होती हैं तो फिर उनको एडमिट करना पड़ता है और फिर कुछ डेज़ की जो ट्रीटमेंट होती है वो उनको फिर दे रहे होते हैं। लेकिन अगर हम घर में ही, अगर डॉक्टर से कहते हैं घर में अगर आप लोगों ने गोश्त का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़ाहिर है बकरीद है तो डॉक्टर्स ये तो नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल गोश्त खाएं ना, लेकिन अगर आपने गोश्त का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, खा रहे हैं तो अपने मील में 6 to 7 आवर्स का जो डिफरेंस है थोड़ा सा रखें। थैंक यू, बिल्कुल समझ आ गई। और बात सारी यही है कि कोई आके क्यों आपको बताए, कुछ इंसान कोई अकल थोड़ी सी इस्तेमाल कर ही लेता है और वो गोश्त को सही तरह ना पका और आप खा ले तो क्या खाते हुए कुछ फीलिंग नहीं हुई कि ये चीज़ जो है ये प्रॉपरली कुक्ड नहीं है या ड्रेन नहीं हुआ था अभी ब्लड? ज़्यादातर बारबेक्यू वाले केसेस में ना ऐसा होता है क्योंकि वो एट टाइम्स वो हम खुद भी बना रहे होते हैं ना, कभी दोस्तों ने बुला लिया तो वो कच्चा ही रह जाता है आधा। खैर, इन एनी केस प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स और अब थोड़ा सा एहतियात कर लें क्योंकि पता है ना वो ईद की पार्टीज जो हैं, जो भी दावतें हैं वो वीकेंड तक चलेंगी ज़्यादा सारा। इस किस्म की खबरें जब सामने आती है ना तो हमें लगता है कि इंसानियत तो मतलब ख़त्म ही हो गई है। भाई इंसान का दुश्मन हो सकता है लेकिन जानवरों ने क्या किया है? अब सांगड़ में ऊँटनी की टांग काटने के दिल खराश वाक़े ने सबको बिल्कुल ही हिला दिया है और जब हमें पता चला और मामला जो है वो ऐलानात और वादों तक महदूद नहीं रहना चाहिए। कसूरवारों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि कर क्या रहे हैं सज़ा, और इसकी ये तो मिसाली वाक़या होना चाहिए। इस सज़ा को मिसाल बनाना चाहिए, ऐसे नहीं एक मतलब क्या हुआ, एक रोज़ एक वडेरे के एक बुजुर्ग किसान की ऊँटनी के साथ मामला हो गया और उसने उसके खेत में आ गई, उसके खेत में आ गई और उसने इस जुर्म में ऊँटनी की टांग डाली। ये कोई 1980s की बॉलीवुड मूवी साउंड करती है कि इस किस्म के जुल्म और जी एक गरीब किसान की ऊँटनी किसी अमीर के खेत में चली गई होगी तो इस किस्म का, बट इट्स रियल लाइफ, वी आर इन 2024, दिस इज स्टिल हैपनिंग। मुतासरा किसान ने पुलिस से राबता किया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन जब ये इशू फिर मीडिया पे आया तो फिर तमाम लोग हरकत में आ गए। मतलब मैं कहता हूँ उन लोगों को तो इसी बिना पर फारिग कर देना चाहिए जिन्होंने पहले इस केस पे एक्शन नहीं लिया था। मतलब इस केस का मीडिया पे आना क्यों जरूरी था? अच्छा जी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज डहरी हमारे साथ हैं सांगड़ से। हाँ, सांगड़ से। पता तो करें ना कि दूर हुआ क्या था, तो पहले ये बता दें कि वाक़े के बाद से अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही है और हाँ यही बता दें, कोई हरकत में कुछ आया, कोई एनीथिंग हैपनिंग देयर? जी बिल्कुल, जब ये वाक़या पेश आया, ऊँटनी की टांग कटने का वाक़या पेश आया तो मालकान का कहना था कि मैं ऊँटनी की कटी हुई टांग लेकर पुलिस पोस्ट पर पहुंचा हूं, जहां पर पुलिस ने सुनी अनसुनी करते हुए मुझे वहां से टरखा दिया। जिसके बाद ऊँट मालिक का कहना है कि मैं मकामी प्रेस क्लब और मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर बेइंतहा वायरल होने के बाद वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने जब उस बात का नोटिस लिया तो शर्जिल मेमन साहब ने एसएसपी सांगड़ एजाज अहमद शेख से बात की, जिसके बाद उन्होंने जल्दबाजी में या किसी और वजह से नामालूम अफराद के खिलाफ सरकारी मदियत में मुकदमा दर्ज कर। अच्छा, अब तक पुलिस की जो एक्टिविटी नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि वो कुछ करेंगे या बस मामला दब जाएगा, उसका इंतज़ार करेंगे और रफा दफा करा देंगे? जी, सांगड़ पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज किया वो भी सरकारी मदियत में नामालूम अफराद के खिलाफ, तो एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पे
इंतहाई शदीद तनकीद के बाद डिप्टी कमिश्नर सांगड़ इमरान हसन ख्वाजा और SSP सांगड़ एजाज शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि दौरान तफ्तीश और लोगों से पूछताछ करने के बाद हमने 8 से 9 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 अफराद ने इतराफ़ जुर्म भी किया है, जबकि 3 अफराद ने बताया है कि उन्होंने ये जुर्म होते देखा है, जिन्हें केस में नामजद करते हुए सांगड़ पुलिस ने उनको मकामी अदालत में पेश किया, जिसके बाद मकामी अदालत ने उन्हें 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसका आज दोबारा रिमांड ख़त्म हो रहा है। आज दोबारा उन्हें मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। अच्छा, इस केस में जो विक्टिम है बेसिकली जिसका ऊँट था, उनका हाल क्या है ये भी बताएं, क्योंकि गवर्नर साहब ने, सिंध हुकूमत ने बड़े वादे किए थे, क्या उन्हें कुछ रिलीफ कुछ मिला? जब से ये वाक़या पेश आया है, जियो न्यूज़ मुसलसल मुतासरा ऊँटनी के मालिक से राब्ते में। मुतासरा ऊँटनी के मालिक जो कि 85 साल उम्र रसीदा शख्स है, वो मुसलसल दबाव का शिकार है। उनका कहना है कि एक तो वाक़या होने के बाद ऊँटनी जो शदीद ज़ख्मी होने की वजह से हम प्रेशर में थे, ऊपर से जो मुझ पर दबाव था उसकी वजह से भी हम काफ़ी हद तक जो ना परेशान थे कि गवर्नर, उनका कहना था कि गवर्नर सिंध ने जो ऐलान किया था उनकी तरफ से भी अभी तक उन्हें ऐलान करदा कोई भी चीज़ मुयसर नहीं आई, जबकि सिंध हुकूमत की तरफ से ऐलान भी महज ऐलान ही रहा है। जबकि जो ऊँटनी की जिसकी टांग कटी थी उसे भी एक मकामी तंजीम ने लेकर इलाज के घर से कराची आया है। अब ये रिहैब में मौजूद है, इसके प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने की भी बात हो रही है, वो भी सब कुछ हो जाएगा। बट यू नो दिस 85-year-old फार्मर should also be taken care of। जिसका खेत है उसको भी पकड़े। हाँ, सिर्फ उसके मुलाजमीन तक ना महदूद रहे। ऑर्डर तो वहीं से आया होगा ना ऊपर से कि जो भी अंदर घुसे उसको मार दो। खैर नहीं के अब 3 दिन जो हैं वो ईद के उसे, वैसे ये हफ्ता थोड़ा सा एक फील्स लाइक ईद ही चल रहा है क्या? हाँ, क्योंकि बहुत सी दावतें जो लोग नहीं कर पाते ईद के 3 दिनों में, बाज़ लोग यहाँ कुर्बानी ज़्यादा दिन हो रही होती है या मसरूफियत होती है, वो इस वीकेंड का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आधा वीक जो ईद के साथ जुड़ गया है तो फिर 2 दिन ही रह गए ना काम के, तो लोग अक्सर जिनको छुट्टी मिल जाती है तो पूरा फिर वीक ऑफ ले लेते हैं और ईद वीक बन जाता है। वो लोग जिनके वर्कर्स या मुलाजमीन या लेबर जो है अगर किसी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से एसोसिएटेड हैं या और किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो फिर छुट्टी से वापस नहीं आते। हाँ, वो अपनों में ईद मनाते हैं। वो अपनों में जो ईद मनाने जाते हैं वो फिर पूरा हफ्ता गुजार कर ही आते हैं, सो इसलिए काम वैसे ही ज़रा स्लो हो जाता है। लेकिन मामला तो आगे बढ़ने हैं और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद गर्मी पड़ रही है। यहाँ भी शदीद मतलब 79% है आज ह्यूमिडिटी। कराची में आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, शदीद हब्स है। और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ लाइन लॉसेस वाले इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग भी होती है। पहले भी पख्तूनख्वा हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दीगर लोग अपने अपने इलाकों में ग्रिड स्टेशन जाकर प्रेशर डलवा कर बिजली की फराहमी बहाल कराते रहे हैं। इनमें एक बड़ा नाम MPA फजल इलाही का है। 2 दिन पहले भी फजल इलाही साहब ने ऐसा ही किया तो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। वो केस क्या होना था, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद मैदान में उतर आए। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। जिम्मेदारान और पार्लियामेंटेरियन ये जाएंगे 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहां पर भी है, खुद बैठकर चौकीदारी करनी है और खुद बैठकर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगी। मैंने आई साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया रात को कि किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वापडा के कहने पे कोई FIR नहीं करेगी। ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। और फिर आप इमेजिन कर ही सकते हैं क्या हुआ। और वैसे लॉ एंड ऑर्डर तो क्या हाल होगा, कोई ग्रिड स्टेशन जाके जला दे, तोड़-फोड़ करे और वहां पे बिजली की फराहमी कंपनी जो है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराना चाहे तो वो नहीं हो सकेगा। इंडोर्समेंट भी हुई ना, फिर वजीर आला KP जो हैं उन्होंने एक ही सांस में बिजली हुकूमत बाहर निकाल फेंकने के ये सारी जो थ्रेट्स हैं वगैरह वगैरह सब कह दिया उन्होंने। और यहीं बस नहीं की, थेरी का प्रैक्टिकल भी करके दिखाया डेरा इस्माइल खान के ग्रिड स्टेशन जाकर। अगर कोई ग्रिड में फॉल्ट हुआ, खुदा ना खासा कभी कभी होता है, अल्लाह ना करे, तो फिर थोड़ी गुंजाइश है। इतना फोर्थ शेडिंग ऐसे ऊपर भी शेडिंग डायरेक्ट FIR पहले इसको, फिर SDO को, फिर XL को, फिर SE को और डी खान ने पेस्को चीफ को इधर FIR। और फिर भी बाहर ना आए तो फिर अवेश लगानी में FIR होगी, इस जगह पर होगी। डी खान में मैं करूंगा FIR और साहब ने करनी है।
वही प्रेशर जो हमारे टाइम में था ना सर, अब वही प्रेशर इस टाइम पे होगा और इन लोगों पे होंगे। 22 नहीं 12 मैं जा रहा शहबाज शरीफ जा रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा माइक के सामने बैठे तो उन्होंने भी अली अमीन को जवाब दिए। क्या कहा गया ये भी सुन लीजिए। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जैसा कि उनकी मीटिंग हुई थी पावर मिनिस्ट्री के साथ बैठ के, इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वहाँ से जो बिजली के बिल्स की रिकवरी हैं वो बेहतर हों, या वो ये कर सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए बिजली बल्क में ख़रीद लें वफाकी हुकूमत से, और उसके बाद बेशक वो अपने लोगों को मुफ्त दें या उनसे बिल लें या ना लें, ये उनकी मर्ज़ी है, रिकवरी खुद करें। इनकी हुकूमत इनके MPs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है, ग्रिड स्टेशंस को जो है वो उसके ऊपर कब्जा करते हैं। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। अच्छा जी, इस सबके बाद क्या हुआ जी? इस सबके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला KP से रब्ता हुआ, जहाँ मोहसिन नकवी साहब ने गंडापुर साहब को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई और वहाँ ये भी याद दहानी करा दी कि वफाकी तनसीबात की हिफाजत भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, वैसे ये याद दिलाना था। और उधर वफाकी वज़ीर बिजली सरदार अवैस लगारी भी एंटर हुए इस कॉन्वर्सेशन में। वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा है कि ज़िम्मेदार शख्सियात खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशंस के अहाते में मुजाहरों की क़यादत कर रही है और गैर कानूनी अहकामात जारी किए जा रहे हैं। मतलब बहुत एक्चुअली इस सिलसिले में उन्होंने एक्चुअली वज़ारत दाखिला से मदद तलब कर ली है। अब कौन क्या करता है ये तो 2 दिन में पता चली जाएगा, लेकिन ये सबको याद रखना चाहिए कि वफाकी हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ हो या कोई और सियासी पार्टी हो, कोई भी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब जंगल का कानून नहीं चल सकता। शौकत यूसुफ ज़ई साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुज़श्ता ईद मुबारक शौकत साहब। शौकत साहब, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कहा जा रहा है कि जी मखसूस मुद्दत से ज़्यादा बिजली बंद होगी तो ख़ुद बहाल करा देंगे, अवैस लगारी पर पर्चे कटेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक तरफ बहुत ज़ोर है, दूसरी तरफ रिकवरी बेहतर बनाने के लिए कोई बयान, कोई इक़दाम, कोई तरगीब वो नहीं सुनी है। सो जहाँ एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बिजली की लोड शेडिंग कम हो, वहाँ कुछ ये भी तो इनकरेज करें लोगों को कि बिल अदा करना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक, पूरी कौम को और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। देखिए जी, बात यह है कि वो फारसी का एक मुहावरा है कि तंग आमद बजंग आमद। अब ये कितने अरसे तक देखें, एक तरफ उन्होंने अगर धमकियां भी दी है तो साथ साथ वफाक के साथ उन्होंने मुज़ाकरात भी किए हैं। बिजली के हवाले से कितनी दफ़ा हमारे क़यादत बैठी है उनके साथ और एग्री हो जाते हैं, शेड्यूल अनाउंस हो जाता है कि जी ये शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल पे अमल दरामद ही नहीं हो रहा है। इस मुल्क के अंदर कानून आइन की बालादस्ती होनी चाहिए जो नजर नहीं आ रही है। एक चीज CCI से अप्रूव्ड चीजें हैं वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये गलती कहाँ से होती है? आप मुझे बताएं, अगर आप मीटर रीडर नहीं रखेगा वापडा वाला, तो क्या मीटर रीडर हम रखें उनके लिए? आप जाए ना हमारे हल्कों में, मेरा शांगला का जिला है, वहाँ पे आप पूरे के पूरे 10 यूनियन काउंसिल है मेरे और उसमें 2 मीटर रीडर हैं। वो मेरे घर आए, मुझे उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इस वापडा वालों से कहें कि मीटर हम कहाँ जाएं, एक एक पहाड़ पे चढ़े, कहाँ चढ़े। तो देखिए ये इस तरह नहीं होता है कि आप सारा मलबा ढाके सुबह हुकूमत के ऊपर डाल दें। हमारा देखें यहाँ पे 6300 मेगावाट इस सुबह पैदा करता है पीक आवर के अंदर बिजली, और हमारी टोटल जो है रिक्वायरमेंट है वो 2600 मेगावाट है। हमें क्या मिलता है आप बताएं मुझे? हमें कभी 1800 मेगावाट मिलता है, कभी 2000 मिलता है। तो उसकी वजह से जो शॉर्टफॉल आता है, हम ये कहते हैं, देखें हम ये नहीं कि हम कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं या अपने आप को अलग समझते हैं। अगर पंजाब के अंदर कोई ज्यादती हो रही है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लें। बेशक हमें ये नहीं है, आप हमारे साथ जब शेड्यूल अनाउंस कर लेते हैं तो शेड्यूल पे अमल हम लोगों को समझाएंगे, हमारी जिम्मेदारी होगी, वज़ीर आला अली अमीन की जिम्मेदारी होगी, वो लोगों को समझाएंगे। लेकिन जब हम अनाउंस कर देते हैं, आप हमारे साथ बैठ के, वज़ीर दाखिला भी बैठ जाता है, अवैस लगारी साहब भी बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर अमल नहीं होता, तो इसका क्या नतीजा होगा? फिर दूसरी बात यह कि आप इतने देखें, CCI अप्रूव्ड हमारे 1600 अरब रुपए इस वक्त बकाया जाते हैं और उसमें से आप हमें 1 टका भी नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है।
ठीक है आपके पास पैसा नहीं है, आप हमें किस्तों में अदा कर दें, क्योंकि सुबह भी तो चलाना है ना। आप पंजाब के अंदर तो मरियम नवाज आए दिन बड़े बड़े मंसूबे, जी ये इफ्तिताह हो रहा है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वफाक ही दे रहा है ना सुबह को, तो हमें आप क्यों नहीं दे रहे, हमें आप क्यों दीवार से लगा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से अल-अमीन गंडापुर साहब ने कल बड़ी अच्छी बात भी की है। उन्होंने कहा कि असासों को हाथ ना लगाया जाए, ये असासे हमारे अपने हैं। तो देखिए ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि हम तरगीब दे रहे हैं कि जाए, और अगर कि कोई रजिस्ट्रेशन भी किया है तो वो इसलिए किया है कि उन्होंने लीड इसलिए किया है कि अगर आवाम जाते तो वहाँ तोड़ फोड़ होती। कोई एमबीए वगैरह इसलिए जाते हैं कि तोड़ फोड़ना, आराम से जाके बटन ऑन करके शौकत साहब ये मसला बड़ा पुराना है ज़ाहिर है, और उनका दूसरी तरफ का आर्गुमेंट ये है कि रिकवरी होती नहीं है इसलिए लोड शेडिंग की जाती है इन इलाकों में। आप लोग रिकवरी बेहतर कराने के लिए क्या कर रहे हैं? ज़ाहिर है उसके एक मैक्रो लेवल पे उसके दीगर मुहर्रिकात हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, डोमेस्टिक यूजर्स में ज़्यादा बिजली चोरी होती है, बिल कम दिए जाते हैं, बट एक होता है कल्चर ना होना, बिल देने का कल्चर ही नहीं है बहुत से इलाकों में बिजली का। और हम आपको इधर ये भी ऐड कर दें कि ये और जगहों पे भी है शौकत साहब, कराची में भी जिन इलाकों में बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां कोई कल्चर नहीं है बिजली का बिल देने का, वहाँ इसी हिसाब से लोड शेडिंग होती है। तो ये सिर्फ केपी स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, मैंने देखें केपी के अंदर भी है या कहीं पे भी है, तो ये वापडा वाले खुद उनको इनकरेज करते हैं। हमने कितनी दफ़ा हमने जब पिछली हुकूमत में मैं खुद था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, इस तरह के इश्यूज आते तो हम कहते थे कि जी आप हमें स्पेसिफाई करें कौन सी जगह है ताकि हम आपको पुलिस दे दें, वहाँ रेड करें, FIR करें, लोगों को गिरफ्तार करें। कहते जी वो तो आपको खुद मालूम होना चाहिए। हमें किससे मालूम होगा, हम कोई वापडा वाले तो नहीं है, तो ये खुद मिले होते हैं, उनके बगैर नहीं होता है। देखिए बदकिस्मती कहाँ से शुरू हुई हमारी, ये पिछले जो PMLN का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था, जो ये महंगे मायदे हुए जो हमारी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा हुए। आप देखें ना हमारी जो जनरेशन है उससे तो कई ज्यादा कैपेसिटी के इन्होंने मायदे कर लिए। अब ये हंसे रोए जो भी है वो उस कैपेसिटी जनरेशन जो होती है उसका कोई चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस उनको देने पड़ रहे हैं। अब ये अरबों रुपए जाया हो रहे हैं। आपने अपग्रेड नहीं किया अपना सिस्टम आपका वही है, लाइनें आपकी वही है, आप बिजली पहुंच नहीं रही है टेल तक। तो ये सारे मसले हैं, ये वापडा को देखने चाहिए। इतना अरसा हुआ, कब से मायदे हुए, आपको जब मायदे आप कर रहे थे तो आपको सोच समझ के करना चाहिए था ना। जी जी, उसका खमियाजा तो खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरा मुल्क भुगत रहा है। मतलब आज हम भी कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में कितना पैसे देते हैं और सारा कुछ होता है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें हमारी कैपेसिटी कहीं ज्यादा है, लेकिन हम कभी कभी 3500 मेगावाट, अभी आज फिर जो है ना कोई 2800 मेगावाट तक हम चले गए कि जी हम जनरेट कर रहे हैं। इससे तो मुल्क नहीं चलेगा। एहसान इकबाल साहब कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लोग अगर मुफ्त भी देना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा बल्क में बिजली खरीद ले वफाक से। नहीं देखें, ये तो आप खरीद लेंगे अगर आप हमें हमारे पैसे तो दे देना। जो हम आपको बिजली दे रहे हैं आप हमें तो वो पैसा दे नहीं रहे। 1800 अरब रुपए 1600 अरब रुपए कोई मामूली चीज तो नहीं। आप हमें वहां से बैठ के ताना देते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा ने जो है ना 600 अरब का कर्जा लिया है। हमारे ऊपर 550 अरब का कर्जा है, हम मानते हैं, लेकिन आप अगर हमारे 1600 अरब दे देंगे तो हम तो कर्जा फ्री सूबा है। आप हमें हमारा पैसा दे नहीं रहे। आपने फाटा हमारे हवाले कर दिया है। हमें खुशी है क्योंकि फाटा हमारा एक ही कल्चर है, लेकिन जो फाटा का पैसा है वो आप दे नहीं रहे। आपने इस दफे देखे ना उनके जो फाटा के जो तनख्वाहें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं क्योंकि आप दे नहीं रहे। आपने जो मायदा किया था, आपने जो कमिटमेंट किया था, कमिटमेंट आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तो सुबह मुश्किल में है। आप ये देखें, हमें अगर हमारी चीख निकल रही है तो सुबह मुश्किल में कैसे निकलना है। शौकत साहब ठीक है, आपने एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छी तरह। डेफिनेटली ये मुश्किल तो है, लेकिन इसका क्या हल है? कॉन्वर्सेशंस बातें तो कर ली, लेकिन ग्रिड स्टेशन पहुंच जाना और वहाँ जाके खुद मामलात को अपने हाथ में लेना, फिर इसमें लोगों में भी बड़ा एक इनकरेज होते हैं, वायलेंस की तरफ इनकरेज होते हैं कि अगर कोई नहीं करेगा तो आओ जी हम हल्ला बोलते हैं, हम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि हमारे बड़े लीडर्स भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा। देखिए अल-अमीन गंडापुर साहब ने कल बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी एसेट्स को हाथ ना लगाए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि मैं वफाक के साथ दोबारा बातचीत कर रहा हूँ। देखिए एक बंदा जो है वो आपसे बार बार मुज़ाकरात भी कर रहा है, आप उसके साथ कमिटमेंट भी कर लेते हैं। अगर आप इतने बाइख्तियार नहीं हैं तो फिर आप क्यों बैठ के कमिटमेंट करते हैं? अगर आप अपनी कमिटमेंट से भागेंगे या दूर होंगे
पीछे हटेंगे तो उसका तो नतीजा भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम अली अमीन साहब कितनी दफा मिले इनके साथ और इस लगारी साहब ने खुद कहा कि जी हमें ये शेड्यूल जो अब मैं दे रहा हूँ ये फाइनल शेड्यूल होगा। तो देखिए हम स्पोक्स पर्सन हैं, हम आके बताते हैं कि जी आवाम को कि जी हमारे साथ ये कमिटमेंट हो गई है, उसके बाद कमिटमेंट नहीं, यही कहता है जी सुबह डिफॉल्ट हो रहा था हमने बचा लिया और बस इमरान खान ने तो किस पे एतमाद है? मतलब मामलात अगर हल करने आप कहते हैं जी हमारे पैसे नहीं मिल रहे, मोहसिन नकवी साहब पे आपको एतमाद है, उनके साथ तो ताज़ा मुलाकात भी है अली अमीन साहब की, वज़ीर आज़म पे एतमाद है, मामलात ज़ाहिर है कोई सेटलमेंट कॉन्वर्सेशन होगी तभी बात आगे बढ़ेगी ना, तभी मसले हल होंगे आपके भी। सो सिर्फ बातें या बयान देने से तो मसले नहीं हल होंगे कि सीएम साहब पीएम को इनवाइट कर लें, एक दौरा भी करा लें, विजिट भी करा दें, उनको लिटरली वहाँ चीज़ें दिखाएं, थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट, कि कितनी मुश्किलात हैं इन सारी चीज़ों में। मेरे ख्याल से सियासी बातें हैं, जो सूबे हैं हमारे सारे एक ही जैसे सूबे हैं, हमारा पाकिस्तान है, हम गद्दार नहीं है, हम वो नहीं है जिस तरह उधर बैठ के नहीं अल्लाह ना करे कोई भी गद्दार नहीं है इस मुल्क का, सारी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कितनी दफा कहा है मैं बैठने के लिए तैयार हूँ सूबे के हवाले से, बाकी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ, हम मानते ही नहीं है उनको। कौन मीडिएटर हो, किससे आप लोग बात करना चाहते हैं? वजीर दाखिला से तो काफी मुलाकातें होती रहती हैं उनकी। जी वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि सूबे के मामलात के ऊपर हम बैठने के लिए तैयार हैं, सूबे के हर इशू के ऊपर बैठने के लिए तैयार है। आप हमें ताना देते हैं कि आपने मुल्क तबाह किया, जिस वक्त हम जा रहे थे मुझे आज भी याद है 6.2 GDP चला गया था इमरान खान के दौर में और 22 अरब डॉलर उस वक्त खजाने में पड़े हुए थे, बिजली का दर जो पेट्रोल 145 और डॉलर 182 का था। तो भाई मुल्क हमने तबाह किया, आपने तबाह किया। इस वक्त डॉलर का रेट क्या है, इस वक्त पेट्रोल का रेट क्या है? वो आपके दौर से पहले के रेट गिनवाना शुरू कर देते हैं, तो ये तो कभी भी नेवर एंडिंग ये बहस है। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब। जी कंप्लीट योर थॉट सर, कंप्लीट योर थॉट। मैं अगेन ये कहूंगा, देखें वापडा का इशू है, हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। उनके जो लॉसेस हैं, या अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद कहा है, वो लॉसेस का इशू है, उनके साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं। वो जो तावन मांगते हैं सूबाई हुकूमत देने के लिए तैयार है। अब वो बैठने के लिए बैठते ही नहीं है, वो बताते ही नहीं है, उधर आके शोर करते हैं कि जी बिजली चोरी हो रही है। हम कहते हैं जी हमें बताएं ताकि हम एक्शन लें। तो ये तो चलिए we'll try to have Awais Lagari साहब sometime live with you or someone else. Thank you शौकत साहब। जी मौसम का हाल बहुत गर्मी पड़ रही है बहुत से इलाकों में। ईद के दिनों में पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर से लेकर कराची तक खूब गर्मी रही है, लोग काफ़ी परेशान भी थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुछ रिलीफ वो आने वाला है। रिलीफ जो है वो बिल्कुल पहुंच ही रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जून यानी आज से पाकिस्तान में प्री मानसून सीजन के असरात जो हैं वो असरात नज़र आएंगे। ये ना समझे कि प्री मानसून ही आ गया, असरात। कल भी शेखुपुरा सियालकोट में बारिश हुई, लेकिन आज से सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बारिश का इम्कान बताया जा रहा है और कल से सिंध और बलूचिस्तान और फिर 27 जून यानी एक हफ्ते बाद से कराची में बारिशों का आगाज़ मुतवक्के है। ये सब कुछ मे बीस पे चल रहा है। ओके वो तो कराची से जो समंदर से मुल्का जो इलाका है वो तो अभी तक उधड़ा पड़ा है। हाँ तो सोच ही लें, ये पिछले साल आपको याद है, पिछले साल भी उधड़ा हुआ था और हमें डर था कि बारिशें होंगी तो क्या होगा। पिछले साल तो बारिशें नहीं हुई तो उन्होंने समझा कि इस बार भी नहीं होंगी तो आओ उखाड़ ही दे इस चीज़ को। महकमा मौसमियात के मुताबिक इन बारिशों में फौरी तौर पर टेम्परेचर 5 डिग्री तक नीचे गिर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये खदशा भी मौजूद है कि बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। इस मरतबा एक्चुअली अर्बन फ्लडिंग के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। वही होता है जब अर्बन फ्लडिंग होती है तो नुकसान होता है। शाहिद अब्बास साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद। आपसे सबसे पहले तो हम यही पूछ लें कि हमें कैसे पहले पता चल जाता है कि ये ज़्यादा बारिश इस बार होगी कंपेयर टू अदर सीजन, ये हम ऑलरेडी कैसे पता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस साल की जो प्रेडिक्शन है मानसून की तो नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें होंगी, बिल्कुल सही है। और ये मानसून का आगाज़ जो है वो भी टाइम से जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा और बल्कि जून के शायद आखिरी दिनों में हो जाएगा। और इस साल जो है जुलाई के महीने में बड़ी अच्छी बारिशें ओवरऑल भी सीजन में जो है बारिशें नॉर्मल से ज़्यादा है।
और उससे ये कि 2-3 फैक्टर जो उसमें बहुत पॉजिटिव होंगे। एक तो ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो सफिशिएंट होगी। पावर प्रोडक्शन के लिए हमारे स्टोरेज भी जो है रिजर्वायर वो भी फुल हो जाएंगे, और उसके लिए जो हमारी क्रॉप्स हैं, खास तौर पे जो चावल की फसल है, उसके लिए बड़ा टाइमली जो है बारिशों की वजह से पानी अवेलेबल होगा, और जो वो इस लिहाज से बड़ा फेवरेबल होगा। और ये जो बारिश ज्यादा आती है तो पानी ज्यादा आता है, अब उसमें सैलाब की सूरत हाल बन जाती है। दिस इज ऑल्सो अ फिनोमेना जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। एक क्लैरिटी आपसे चाहते हैं शाहिद साहब, अभी आपने कहा जुलाई के फर्स्ट वीक पे मॉनसून जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो प्री मॉनसून भी तो बारिशें ही होती है ना, और कहा यह जा रहा है, या आप हमें करेक्ट कर दें कि वो आज से ही मामला शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए अभी ये मानसून की बारिशें नहीं है। मानसून की बारिशें जो है जून के लास्ट डेज में 28-29 में होंगी। अब ये एक वेस्टर्ली सिस्टम है जिसके तहत जो मॉइस्चर है वो बारिशों में कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल अभी भी इंडिया के जो हमारे अटैच सूबे उसमें भी जो है अभी मानसून नहीं पहुंचा, और वो बल्कि इंडिया में भी जो मानसून है अपने नॉर्मल टाइम से थोड़ा सैलाब का खतरा है। जी देखिए, सैलाब का खतरा तो जो बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें से 1-2 काम जो है जो डैम्स थे इस दफा, उसमें से आज से 15-20 दिन पहले काफी उनमें स्टोरी थी। मंगला जो था 50% से ज्यादा भरा हुआ था, और तरबेला भी 10-15% था। तो उन्होंने इस हमारी फोरकास्ट को देखते हुए और अपने आप को मैनेज करते हुए रिलीज जो थी वो इनफ्लो से बेहतर कर दी, और काफी उनको जो है पानी रिलीज कर दिया है। और वक्त पे भी हम उसको, जब अगर ऐसा कोई बारिशों का सिस्टम होगा जिससे सैलाब हो सकता है, तो उसको हम टाइमली 1 हफ्ता पहले या 10 दिन इन्फॉर्म करते हैं, वो उसको अपने स्टोरेज को मैनेज कर लेते हैं ताकि सैलाब से जो है उसको मैनेज किया जा सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Now we'll again change the topic और हम पाकिस्तान फेवरेट टॉपिक, हाँ, आप क्रिकेट के सवाल की बात करेंगे, हम हॉकी के सवाल की बात करते थे ना। पहले बता देना कि हो क्या रहा है वर्ल्ड कप में, तो वो भी अपडेट्स वो भी हमारे पास खबर है कि T20 वर्ल्ड कप में क्या है जी, सुपर 8 मरहला चल रहा है। मरहले में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है, और वेस्ट इंडीज ने इंग्लिश टीम को 181 रन का टारगेट जो है वो दिया था, जो कि इंग्लैंड 18वें ओवर में बाआसानी पूरा कर चुका था, तो ये भी हो गया। मतलब हमसे 110 भी आयरलैंड के खिलाफ में पूरे हो रहे थे। सोचे 47 बॉल्स पर 87 रन्स बनाए हैं, which is amazing, brilliant। So अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद भाई, अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तो हो गया बाहर, अब तक की बदतरीन परफॉर्मेंस है जो हम देख रहे हैं रिसेंट ईयर्स। हम काफ़ी इस पे बात भी कर चुके हैं, गम भी कर चुके हैं, गिले शिकवे भी हो चुके हैं। अब अगली बात करें, अब सर्जरी की बातें हो रही थी, टीम में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, मरकजी जिम्मेदार किसको आप समझते हैं कि हैं? वो बोर्ड है, मैनेजमेंट है, कप्तान है, खिलाड़ी हैं, कोच है, सिलेक्शन कमेटी है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मेस? टाइम एंड टाइम अगेन चेयरमैन चले जाते हैं, कोचेस चले जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, लेकिन ये 2 प्लेयर्स को 5 बड़े इवेंट मिल गए हैं, जिसमें से 3 आप T20 के वर्ल्ड कप आप अपने स्टैट्स उठा के देखें, आप वो भी नहीं जितवा सके, आपके स्टैट्स उसमें बहुत वीक है। उसके बाद आप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप के देखें, वहां पे भी आपने कुछ ऐसा ही किया। 2 एशिया कप आपको मिले हैं, और अगर आप बाबर आजम की स्टैट्स देखेंगे तो इन इवेंट्स में जिनके लिए हम क्रिकेट खेलते हैं 111 का उनका स्ट्राइक रेट आ गया है, 25-24 की उनकी एवरेज आ गई है। और उसके बाद जो करंट लॉट खेल रही है एक्टिव प्लेयर्स की, बाबर आजम और रिजवान, ये 2 प्लेयर ऐसे एक्टिव प्लेयर्स हैं जिनका करंट जो खेल रहे हैं एक्टिव प्लेयर्स सबसे नीचे है उनका जो स्ट्राइक रेट है। अगर आप बाबर आजम के देखेंगे 208 या पता नहीं 215-20 बॉल वो खेल गए हैं अब, जिसमें उनका पावर प्ले में एक भी छिक्का नहीं है। उसके बाद आपके बाबर आजम के जो 1400 रन हैं वो लूजिंग कॉज के अंदर है, ये पूरी दुनिया में 3रे नंबर पे है जो लूजिंग कॉज में रन्स हैं। तो ये स्टैट्स देखते हुए सबसे पहली आपने जो मेन चीज आपने चेंज करनी है, आपने बाबर आजम और रिजवान को चेंज करना है, बाकी तो आपने करने ही करने हैं साथ। और उसके बाद जो चीजें हमें सुनाई दे रही हैं टीम के अंदर ग्रुपिंग की, तो इस पे तो ऐसे ही एक्शंस होने चाहिए कि ये जो ना सिर्फ विद इन द टीम, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के तक भी आवाजें इसकी गूंजनी चाहिए। इस तरह के इक़दामात होने चाहिए कि कोई भी लड़का जिंदगी में कभी ऐसी हरकत ना कर सके। ये तो क्रिकेट की बात हो गई, अब जरा और इसी से जुड़ी बात कर लें कि ये वाकया कोई शक नहीं कि हारिस रऊफ के साथ जो एक फैन ने किया
उसकी वीडियो भी अभी हम आपको दिखा देंगे। वो एक घटिया हरकत तो थी, सबने इसकी मजम्मत भी की है, लेकिन एक नज़रिया ये भी है कि हारिस फील्ड में परफॉर्म नहीं कर पा रहे और इसलिए उन पे एक प्रेशर, एक जहनी दबाव है जिसकी वजह से वो इस फ़ैन को इंगेज करने की तरफ चले गए। ये वैसे एक नेचुरल सी बात भी लगती है, व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट तो आपका गुस्सा इधर उधर निकलता भी है, लेकिन फिर फैंस भी ऑब्वियसली चुप तो नहीं रहते, तो सब ठीक चल रहा होता तो हारिस आप इग्नोर कर देते हैं ना, मुंह नहीं लगते किसी को। तो आपकी हम एक आपका ओपिनियन चाहते हैं इस इंसिडेंट पे। देखिए, सबसे पहले तो फैमिली के साथ जब कोई भी प्लेयर होता है तो इसकी मजम्मत करते हैं, हम सब कंडेम करते हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे कि लोग इस चीज को, इस वक़्वे को अपने बेनिफिट में यूज कर रहे हैं। कुछ एजेंसियां हैं जो टीम की परफॉर्मेंस से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही हैं और ध्यान को इस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि अब इस चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब ये कौम गुस्से में, आप अगर परफॉर्मेंसेस करते हैं या कोई ऐसी वैसी चीज करते हैं जिससे कौम खुश होती है, आपने कोई इवेंट जितवा के दिए होते तो ये चीजें ना होती हैं। हम फिर भी इस चीज को कंडेम करते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ही अच्छा होता जो प्लेयर्स अपने प्लेयर्स के हक में जो है ना ट्वीट सब कर रहे हैं, यही वो ट्वीट्स जो है ना कौम से बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद माफी के लिए करते तो हमें और ज्यादा खुशी होती। यही ट्वीट्स कौम से माफी मांगने के लिए आती, कौम को कंसोल करने के लिए आती और अपनी जिम्मेदारी मानने हुए आती कि ये मानते कि हाँ जी हमारी वजह से आप हार गए, मैं जिम्मेदार हूँ, तो ये कौम ने फिर भी इसको अप्रिशिएट करना था। लेकिन आप में थोड़ी सी वो जो शर्म कहते हैं वो भी चली गई है। अब शर्म नाम की आप में कोई चीज है नहीं, रह नहीं गई है। आप अभी भी कह रहे हैं, आप झूठ बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहले मैंने कप्तानी अपनी मर्जी से छोड़ी थी। नहीं भाई, पहले भी आपको अल्टीमेटम दे दिया गया था, या तो आप छोड़ दें नहीं तो हम निकाल रहे हैं, तो आपने छोड़ दी। अब आप फिर बैठ के आप कह रहे हैं कि जी मैं मशवरा करके बताऊंगा, पीसीबी का फैसला है। आप फिर पीसीबी को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं तो अब पीसीबी आपसे भोगा नहीं। थैंक यू अहमद शहजाद। वैसे बात अगर ये हाथापाई तक चली जाती ना तो सारा कसूर और सारा मलबा इसका हारिस रऊफ पे ही आता। फैंस तो मतलब नेमलेस पूरी दुनिया में इस तरह के एक्शंस होते हैं, लेकिन रिएक्शन बड़ा मानी रखता है। ऑब्वियसली इंस्टिगेट करेंगे ही ना कि कुछ उनको भी गुस्सा चढ़ा होगा, लेकिन प्लेयर्स नीड टू कीप देमसेल्व्स कूल। और साथ उनकी बेचारी बीवी भी उनको खींच रही है, रोक रही है हारिस रऊफ को। You need to calm down, my friend. Yes, everybody does. जी, इस मरतबा हज पे बहुत गर्मी पड़ी है अक्रॉस सऊदी अरेबिया। मुख्तलिफ शहरों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, इंक्लूडिंग मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा। और सिर्फ हीट स्ट्रोक से जाँ बहक होने वालों की तादाद ऑलमोस्ट 1000 हो चुकी है और इसमें बहुत से दुनिया के मुल्क हैं, उनकी नेशनैलिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं। 900 से ज़ायद टू बी प्रिसाइज। सऊदी अरेबिया से हमारे साथी हैं शाहिद नईम, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं। ज़ाहिर है गर्मी तो सहरा है, हमेशा ही पड़ती है, इस मरतबा क्या टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए हैं और कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासर हुए, ये भी बताएं। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा गर्मी जो इस दफ़ा रिकॉर्ड की गई है वो मिना, अरफात और मुज़दफ़ा के अलावा जो मशायर थे उन इलाकों में तो हुई हैं, लेकिन इसके अलावा मक्का मुकर्रमा में 48 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंची हैं, जिसकी वजह से बेइंतहा स्ट्रोक के केसेस हुए हैं, जिसमें 2000 से ज़ायद सऊदी वज़ारत सेहत ने बताया है कि 2000 से ज़्यादा मुतासरीन जो हैं हाजी हजरात, हुज्जाज हजरात जो हैं वो मुतासर हुए हैं और वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। उनको तबी सहूलतें आला किस्म की दी जा रही हैं और उनमें ख़ास तौर पे जो है मिना में जो मिना जनरल हॉस्पिटल है, अरफात जनरल हॉस्पिटल है मक्का मुकरमा में, जद्दा में, और जहाँ इसके अलावा कुछ मरीज़ ऐसे भी थे जो बहुत सीरियस थे, उनको रियाज ट्रांसफ़र किया गया वहाँ के हॉस्पिटल में। अल्लाह करे जो बाकी लोग हैं वो ख्याल रखें अपना और हिफाजत में रहें और ठीक ठाक रहें। बहुत सी एहतियाती तदाबीर हैं जो इस सिलसिले में लेनी पड़ती हैं। अलर्ट्स वगैरह जारी हो जाते हैं कि अब कौन से इलाकों में जाएं, धूप के औकात मतलब कब टेम्परेचर ज़रा कम हो जाएंगे तब निकलें बाहर, बहुत ही चीज़ें उनको फॉलो करें। दिस इज़ सीरियस गर्मी एंड हज इज़ सही मुशक्क़त मेहनत तलब काम है इन एनी वे, और इसमें मौसम की सख्ती भी हो तो ज़ाहिर है और मुश्किल हो जाता है। और आज से बाय द वे हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला भी, पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। That is it for today. We're going to see you tomorrow. We will see you tomorrow. Bye.